हेलो, वेलकम टू एनएस इंजीनियर अड्डा। मैं शुभम गुप्ता और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डैम इंस्पेक्टर सिलेबस और इसका क्वेश्चन पेपर। डैम इंस्पेक्टर सिलेबस में ये 3 पार्ट में आया हुआ था। एक जो बीएससी होल्डर हैं उनके लिए और एक होता है जो डिप्लोमा होल्डर हैं उनके लिए। इसका जो सिलेबस है वो 3 पार्ट में बटा हुआ था, ए सेक्शन, बी सेक्शन और सी सेक्शन। ए सेक्शन कंपलसरी था सभी के लिए, बी सेक्शन फॉर बीएससी स्टूडेंट, और जो सी सेक्शन था उसमें सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस थे। इसमें से रिलेटेड जो ये चौथा नंबर, ये जो ए सेक्शन है, हमारे डब्ल्यूआरडी के सिलेबस में भी यही सेम सिलेबस में डब्ल्यूआरडी के सिलेबस में सेम चीज़ दिया हुआ है, जिसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। और ये जो चौथा नंबर है जो कि सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जनरल नॉलेज रिलेटेड टू वर्क फॉर अप्लाइड पोस्ट। अब इसमें क्या सवाल आएगा इस बार वो तो एनालिसिस नहीं कर सकते, लेकिन अभी देखिए जो हमारा डैम इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था उसमें 18 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इन 18 क्वेश्चंस में 6 क्वेश्चन सॉइल के थे। इन 18 क्वेश्चंस में 6 क्वेश्चन सॉइल मैकेनिक्स के थे और लगभग 12 क्वेश्चन थे सीमेंट, सैंड, कंक्रीट और एग्रीगेट, मतलब कि मटेरियल और कंक्रीट से इसमें 12 सवाल पूछे गए थे, जो कि बहुत आसान सवाल पूछे गए थे। एकदम बहुत मतलब वन लीनियर सवाल थे जो बेसिक हम पढ़ते हैं और जो लैब में हम उनको टेस्ट किए हुए थे। उसके बाद देखते हैं इसका क्वेश्चंस कि क्या क्या क्वेश्चंस आया हुआ था। और ये जो 18 क्वेश्चंस है, इन 18 क्वेश्चंस के अलावा जो हमारा इंजीनियरिंग का क्वेश्चंस है, कुछ इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे। इन 18 क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है Which of the following test shall be conducted to assess the toughness of coarse aggregate as per IS code of practice। तो इसमें कुछ टेस्ट दिए हुए हैं, उन टेस्ट में से कौन सा टेस्ट जो है वो टफनेस टेस्ट है, ये पूछा गया था। तो टफनेस के लिए हम इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट करते हैं फॉर टफनेस, और क्रशिंग स्ट्रेंथ के लिए लॉस एंगल एब्रेशन वैल्यू टेस्ट हार्डनेस के लिए किया जाता है। ये इस बार के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इलोंगेशन इंडेक्स, एक इलोंगेशन और फ्लेकीनेस, ये साइज ऑफ एग्रीगेट, मतलब कि कितना लंबा है और कितना पतला है, उसके लिए एक इलोंगेशन टेस्ट और एक फ्लेकीनेस इंडेक्स टेस्ट किया जाता है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है पार्टिकल्स आर टर्म्ड एज फाइन एग्रीगेट इफ द पार्टिकल पास थ्रू द सीव ऑफ। यहाँ पे फाइन एग्रीगेट पूछा गया है। तो हमारे पास जो एग्रीगेट होते हैं, 2 टाइप के एग्रीगेट होते हैं, एक होता है फाइन एग्रीगेट, एक होता है कोर्स एग्रीगेट। जो हमारे पास एग्रीगेट होते हैं, फाइन एग्रीगेट वो एग्रीगेट होते हैं जो 4.75 mmCu से पास हो जाते हैं, और जो 4.75 mmCu से जो रिटर्न करते हैं वो हो जाता है हमारा कोर्स एग्रीगेट। तो ये फाइन एग्रीगेट और ये कोर्स एग्रीगेट, बस यही पूछा गया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिटेल में और जाएंगे। फाइन एग्रीगेट तो इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होता है सैंड, एक होता है सिल्ट और एक होता है क्ले। तो इसका भी पार्टिकल साइज हमको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद अगला है सेपरेशन ऑफ इनग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट इज नोन एज। तो इसमें कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, डिहाइड्रेशन, सेग्रीगेशन, बाइफर्केशन और रिपल्सन। तो सेग्रीगेशन जो होता है, जब हम कंक्रीटिंग करते हैं तो इसमें वाटर की क्वांटिटी अधिक होती है या फिर किसी कारण से इसमें से जो एग्रीगेट होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, तो उसको बोला जाता है सेग्रीगेशन। तो जो सेपरेशन ऑफ इंग्रेडिएंट मतलब यही बोला गया है कि इसमें जो एग्रीगेट या फिर इसमें जो कोर्स एग्रीगेट होते हैं वो इसमें से बाहर निकल जाते हैं, उसको बोला जाता है सेग्रीगेशन। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग शेप ऑफ एग्रीगेट गिव अ बेटर वर्केबिलिटी व्हेन यूज्ड फॉर मेकिंग कंक्रीट। तो कंक्रीट मेकिंग के लिए सबसे अच्छा वर्केबिलिटी कौन देगा। तो इसमें अलग अलग टाइप का दिया हुआ है, एंगुलर, फ्लेकी और इलोंगेटेड।
तो जो राउंडेड एग्रीगेट होता है, तो जो इसमें हम राउंडेड एग्रीगेट में जो पेस्ट होता है वो बहुत अच्छे से इसमें फैल जाता है, और इसमें जो पेस्ट होता है वो लुब्रिकेंट का जो काम करता है, जो पेस्ट होता है इसमें वर्केबिलिटी मतलब कि एक प्रकार से लुब्रिकेंट का जो काम करता है, तो सभी सरफेस में बहुत आसानी से फैल जाता है, जिसकी वजह से इसमें वर्केबिलिटी बहुत अच्छा होता है। और एंगुलर, फ्लैकी और इलोंगेटेड, तो इसमें जो शेप होता है ये बहुत अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से जो हमारा सीमेंट पेस्ट है वो सभी उसके पूरे सरफेस एरिया में बहुत अच्छे से नहीं फैलता है, जिसकी वजह से उसका वर्केबिलिटी कम हो जाता है। तो इन सभी के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें, तो हमारा राउंडेड एग्रीगेट होता है जिसका वर्केबिलिटी सबसे अच्छा होता है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, एज पर द रिकमेंडेशन इज 12/69/2013 द स्पेसिफिक सरफेस ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट शेल नॉट बी लेस देन। स्पेसिफिक सरफेस का मतलब ये होता है, स्पेसिफिक सरफेस का मतलब कि अगर हम सीमेंट को लें और उसको फैला दें, कुछ अमाउंट में सीमेंट को लें और इसको फैला दें, तो ये कितने एरिया में फैलेगा, बहुत मिनिमम थिकनेस में कितने एरिया में फैलेगा, उसको बोला जाता है उसको सरफेस एरिया। और इस सरफेस एरिया को मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम, मतलब कि 1 किलोग्राम कितना मीटर स्क्वायर में फैला है, इसके टर्म्स में दिखाया जाता है। तो अलग अलग ग्रेड का सीमेंट होता है, उस ग्रेड के हिसाब से अलग अलग हमारा स्पेसिफिक सरफेस होता है। वही चीज़ पूछा है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का 225 मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम होता है। फिर उसके अलावा अलग ग्रेड होता है, इसके बाद फिर अलग ग्रेड होता है ओपीसी के अलावा, उसके लिए कुछ अलग अलग होते हैं। तो ये सारे जो होते हैं ग्रेड, ये सारे जो उसके स्पेसिफिक सरफेस एरिया हैं अलग अलग कैटेगरी के सीमेंट के। तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए 225 मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसके अलग अलग यूनिट में भी इसको पूछा जा सकता है, सेंटीमीटर में भी कितना होता है। इसके बाद अगला है, इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अन एग्रीगेट सैंपल इज 2.67, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है 2.67 एंड इट्स बल्क डेंसिटी इज 1650 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वॉइड्स। परसेंटेज ऑफ वॉइड्स निकाले हैं। परसेंटेज ऑफ वॉइड्स कब होगा, जब अगर इसको हम लोग डेंसिटी के टर्म्स में लिखेंगे तो 2670, या फिर इसको यूनिट वेट के टर्म्स में लिखेंगे तो इसको अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी के टर्म्स में लिखे तो 1.65 हो जाएगा। तो अब दोनों के स्पेसिफिक ग्रेविटी में जो अंतर है, इन दोनों के स्पेसिफिक ग्रेविटी में जो अंतर है, मतलब वही अंतर होगा हमारा वॉइड्स का, क्योंकि जो हमारा वॉल्यूम रहने वाला है, जो हमारा वेट रहने वाला है वो कांस्टेंट रहने वाला है। सिर्फ वॉल्यूम इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो अगर हमारा फुल्ली कॉम्पैक्टेड रहता है, जहाँ पे वॉइड्स जीरो रहते हैं, किसी भी स्पेसिफिक वॉल्यूम में वॉइड्स जीरो रहते हैं, तो फुल्ली कॉम्पैक्टेड है, मतलब कि उसके एक पार्टिकल का अगर हम लोग उसका डेंसिटी देखें तो इतना आता है। लेकिन हमें इतना डेंसिटी दिया हुआ है या फिर इतना स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, तो इसके रिस्पेक्ट में उसका कितना स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हुआ, और जितना कम हुआ उतना उसमें वॉइड्स रहे होंगे, और उसका वेट जो होता है वो कांस्टेंट रहने वाला है, एक पार्टिकल का वेट। तो इसका जब हम परसेंटेज ऑफ वॉइड्स निकालते हैं, मतलब कि इनिशियल में जो भी हमारा उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी था माइनस, इसको अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी के टर्म्स में लिखें, जो भी हमारा सैंपल है जहाँ पे भी देख रहे हैं वो 1.65 डिवाइडेड बाई स्टार्टिंग में, मतलब इसी के रिस्पेक्ट में हमको देखना है, तो इसी के रिस्पेक्ट में देखना है तो 2.67। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 38.2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से न्यूमेरिकल है इसका। जनरली इस टाइप का नया सवाल अगर हमको देखने को मिल रहा है, इस तरीके से नया सवाल हमको देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पे हमको क्या करना है, फॉर्मूला याद नहीं है तो कुछ ना कुछ वहाँ पे ट्रिक्स लगाएंगे, और आंसर मैच कर जाता है तो फिर वहाँ पे टिक लगाएंगे, लेकिन ज़्यादा तुक्का भी नहीं मारना है। इसके बाद 63 नंबर का सवाल, ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट प्रोडक्ट मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टेशन, प्लेसिंग, कॉम्पैक्शन एंड फिनिशिंग ऑफ सीमेंट प्रोडक्ट शुड बी डन विद इन, मतलब कि हम यहाँ पे कंक्रीटिंग बना रहे हैं, तो कंक्रीटिंग करने के लिए यहाँ पे जो भी मटेरियल को मिक्स करने के बाद इसको हम जहाँ पे
हमारा कंक्रीट बन रहा है, उसके बाद जहाँ पे हमारा काम होने वाला है वहाँ तक ट्रांसपोर्टिंग किए। ट्रांसपोर्टिंग करने के बाद यहाँ पे हम इसको कॉम्पैक्ट किए। कॉम्पैक्ट करने के बाद इसको फिनिशिंग दिए। तो यहाँ से कंक्रीट को बनाने से लेकर के उसके प्लेसिंग फिनिशिंग तक, जो समय लगता है उसको क्या कहते हैं। तो इस पूरे काम को हमको इनिशियल सेटिंग टाइम के अंतर्गत करना होता है। ये सेम सवाल जेई में भी आया हुआ था, सिर्फ वहाँ पे जेई 2019 पीडब्ल्यूडी में आया हुआ था। सिर्फ वहाँ पे ये चीज़ें दिया हुआ था कि कौन सा टाइम होता है जिसके अंतर्गत हमको ये सब करना होता है। तो इनिशियल सेटिंग टाइम के अंतर्गत करना होता है, और ये जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो हम 30 मिनट जनरली ले लेते हैं। उसके बाद अगला सवाल है द कंटूर ऑफ इक्वल हेड इन फ्लो नेट प्रेशर। इक्वल हेड मतलब कि इक्विपोटेंशियल लाइन। स्ट्रीम लाइन क्या होता है? स्ट्रीम लाइन होता है कि वह पॉइंट जहाँ पे वो वेलोसिटी को देता है, टेंजेंट ऑफ वेलोसिटी देता है। डेटम लाइन एक लाइन होता है जिसके रिस्पेक्ट में हम अदर का हेड को बताते हैं। एक डेटम लाइन वह लाइन होता है जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी दूसरे का हेड बताते हैं, या फिर उसका हाइट बताया जाता है। तो वो होता है हमारा डेटम लाइन। इक्विप्रेशर लाइन इस टाइप का लाइन नहीं होता है, लेकिन जहाँ पे प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उसको आइसोबार कहते हैं। ये चीज़ भी याद रखेंगे कि आइसोबार क्या होता है। इक्विप्रेशर लाइन जहाँ पे प्रेशर, जिस पॉइंट पे प्रेशर सेम होता है और सेम प्रेशर को मिलाने वाले लाइन को हम लोग आइसोबार कहते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया था इक्वल हेड, तो इक्वल हेड के लिए इक्विपोटेंशियल लाइन। अगला सवाल है 65 नंबर। अकॉर्डिंग टू 12/2/69 2013 द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ग्रेड 53। तो ग्रेड 53 का 53 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब यहाँ पे दिया हुआ है ये, तो ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है कि 672 ± 4 आवर। तो इसका मतलब ये है कि इसको अगर 24 से आप डिवाइड कर देते हैं तो 28 दिन ± 4 आवर्स। तो 28 दिन के कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ये 53 ग्रेड के कंक्रीट सीमेंट का। अगला सवाल है द ऑपरेशन ऑफ मेजरिंग मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट एज पर स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन इज नोन एज। तो जो हम उसमें मटेरियल मिलाने वाले हैं, सैंड, सीमेंट और एग्रीगेट, तो इसको किसी निश्चित प्रोपोर्शन में मिलाने की प्रक्रिया को हम लोग बैचिंग कहते हैं। और ये दो टाइप का होता है, एक होता है वॉल्यूम बैचिंग और एक होता है वेट बैचिंग। एक होता है वॉल्यूम बैचिंग और एक होता है वेट बैचिंग। इसमें एक और सवाल पूछा जाता है कि ये प्रोसेस करने का, ये जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस करने का इसका बार चार्ट, इसका लाइन बताइए कि सबसे पहले कौन सा किया जाता है, बैचिंग किया जाता है, प्लेसिंग किया जाता है, फिनिशिंग किया जाता है या कॉम्पैक्शन किया जाता है। तो इसका ये पूछा गया था किसी एग्जाम में कि इसका फ्लो चार्ट बनाइए कि कब कब कौन कौन सा किया जाता है, कौन सा काम कब किया जाता है। फिर इसके बाद अगला सवाल है 67 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन बिहाइंड एडिंग जिप्सम ऑफ सीमेंट। जिप्सम यूज़ करने का कारण होता है कि सेटिंग टाइम को इंक्रीज़ करना। सेटिंग टाइम इंक्रीज़ करना मतलब कि अगर कोई चीज़ 5 मिनट में जम जाता है तो उसको 10 मिनट में जमाना या 20 मिनट में जमाना। तो उसके क्वांटिटी के हिसाब से हम इसको लगभग सीमेंट में 2.5% ऐड कर देते हैं, जिससे कि इसका इनिशियल सेटिंग टाइम बढ़ जाता है। तो सेटिंग टाइम को इंक्रीज़ करने के लिए इसको किया जाता है। तो ये होता है अवॉइड द फ्लैश सेट ऑफ सीमेंट। एक प्रकार से इसको रिटार्डर भी बोला जाता है। सेटिंग टाइम को डिक्रीज किया लेकिन टाइम को इंक्रीज किया। सेटिंग टाइम मतलब कि कम समय में सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर दे रहा है। और सेटिंग टाइम का मतलब होता है सेटिंग टाइम को बढ़ा दे रहा है। कहने का मतलब कि सेटिंग टाइम पहले 5 मिनट में जमता था, अब 30 मिनट में जमेगा। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला चीज़ होता है, सेटिंग टाइम और टाइम, रिटार्डर और एक्सेलरेटर। तो एक्सेलरेटर मतलब कि सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है। सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है मतलब कि कोई चीज़ अगर 10 मिनट में जमता है तो उसको और जल्दी जमा देगा, मतलब कि 5 मिनट में जमा देगा, तो उसको बोला जाता है एक्सेलरेटर। तो दो एक्सेलरेटर भी पूछ सकता है एग्जाम में कि एक्सेलरेटर के लिए क्या यूज़ किया जाता है, और एक होता है हमारा रिटार्डर के लिए क्या यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर। द कंपाउंड
composition present in the cement which is responsible for strength development in the later age is called। ये बहुत, इसमें से इन तीनों में से एक सवाल हर बार एग्जाम में आता है। इन तीनों का काम क्या क्या होता है? ये ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S, डाई कैल्शियम सिलिकेट C2S, C3AF4 और आयरन ऑक्साइड Fe3O4। इनका काम देखिए, C3S ये फ्लैश मतलब कि इनिशियल स्ट्रेंथ देता है, C2S कुछ समय के बाद स्ट्रेंथ देता है, कुछ समय के बाद स्ट्रेंथ देता है मतलब लेटर स्ट्रेंथ देता है। टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट इसका कोई काम नहीं होता है। आयरन ऑक्साइड ये कलर प्रोवाइड करता है। तो इनका काम हमको पता होना चाहिए कि क्या क्या होता है। इसके अलावा एक और सेटिंग टाइम के लिए क्या होता है या फिर फ्लैश सेट के लिए क्या यूज होता है, तो उसके लिए होता है C3A ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। तो ये जो तीन चीज़ें, तीनों का फंक्शन में से एक फंक्शन जरूर पूछता है हर एक एग्जाम में, तो तीनों का फंक्शन पता होना चाहिए। 69 नंबर, द कॉन्क्रीट क्यूब साइज 100 mm क्रॉस 100 mm क्रॉस 100 mm विच वाज टेस्टेड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ द फिक्स्ड फॉर लोड। एक इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ करना है क्यूब का, 100 mm का क्यूब है, इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमको करना है, जिसमें हम लोड लगा रहे हैं 450 किलो न्यूटन का। तो इसका स्ट्रेंथ पूछा है, स्ट्रेंथ मतलब कि उसका स्ट्रेस पूछा है। तो स्ट्रेस कैसे निकालते हैं? फोर्स अपॉन एरिया। इसको बड़े सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे। 450 इंटू ये वाला सरफेस एरिया में लोड लग रहा है, तो ये वाला भी 100 है और ये वाला भी 100 है, तो सरफेस एरिया हो जाएगा 100 इंटू 100। यहाँ पे किलो न्यूटन में दिया है तो इसको हम लोग न्यूटन में चेंज कर लेंगे। 1 2 3 1 2 3, ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आ जाएगा हमारा न्यूटन पर mm स्क्वायर में आ जाएगा, 45 न्यूटन पर mm स्क्वायर में। यहाँ पे देखिए 2 यूनिट दिया हुआ है तो गलत होने का चांसेस हो सकता है, तो यूनिट को भी थोड़ा सा कैलकुलेशन विशेष ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इज हाईएस्ट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ग्रेवल का 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से ग्रेटर ग्रेवल, सेंड का भी याद रखेंगे 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकेंड, सिल्ट का 10⁻³ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर पर सेकेंड, फिर क्ले का 10⁻⁷ सेंटीमीटर पर सेकेंड, इससे लेस। तो इसका सभी का रेंज याद रखेंगे कि कितना कितना रेंज होता है, रेंज के साथ साथ किसका परमेबिलिटी सबसे ज़्यादा होता है। तो जिसका पार्टिकल साइज सबसे ज़्यादा होता है उसमें वॉइड्स का साइज भी ज़्यादा होगा, जिसमें वर्टिकल साइज ज़्यादा होगा उसमें वॉइड का साइज ज़्यादा होगा। वॉइड का साइज ज़्यादा होगा तो पानी को फ्लो होने के लिए रास्ता ज़्यादा बड़ा मिलेगा, और जिसमें पार्टिकल साइज छोटे होंगे तो उसमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज़्यादा होंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज़्यादा होगा, लेकिन इसमें जो साइज ऑफ वॉइड है वो कम होगा। किसमें? जिसमें पार्टिकल साइज छोटा है, लेकिन जिसमें पार्टिकल साइज बड़ा है तो उसमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ज़्यादा होगा। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स तो कम होंगे, लेकिन साइज ऑफ वॉइड्स वो ज़्यादा होगा, और जहाँ पे साइज ऑफ वॉइड्स ज़्यादा होगा मतलब पानी को बहने के लिए रास्ता ज़्यादा मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, द डिले कॉज्ड इन द कंसोलिडेशन बाय द स्लो ड्रेनेज ऑफ वाटर आउट ऑफ द सैचुरेटेड सॉइल मास इज कॉल्ड। तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोडायनेमिक लैग। कंसोलिडेशन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑड ऑप्शन फ्रॉम द बिलो। यहाँ पे 4 टेस्ट के नाम दिए हुए हैं, रिबाउंड हैमर टेस्ट, कंप्रेशन स्ट्रेंथ टेस्ट, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टेस्ट और स्प्लिट टेंसाइल टेस्ट। इसमें से चारों में से अलग है ये डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है। इसमें कंक्रीट को हम लोग तोड़ के चेक करते हैं, डिस्ट्रक्टिव। और ये होता है रिबाउंड हैमर टेस्ट, ये नॉन डिस्ट्रक्टिव होता है। ये भी पूछा जाता है कि कौन सा डिस्ट्रक्टिव और कौन सा नॉन डिस्ट्रक्टिव है, ये भी पूछ सकता है। तो इनमें से कौन सा अलग है, इसी भाषा में पूछा गया था कि कौन सा डिस्ट्रक्टिव है और कौन सा नॉन डिस्ट्रक्टिव है। तो ये रिबाउंड हैमर टेस्ट होता है, वो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कौन सा है, इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, द सॉइल हैज
a soil sample has porosity of 25%, कैलकुलेट द void ratio। void ratio और porosity में एक रिलेशन होता है, हमेशा ई जो होता है वो ज़्यादा होता है पोरोसिटी से, ई जो होता है वो पोरोसिटी से ज़्यादा होता है। पहला मैच तो ये कर लेंगे, इनमें से सभी चीज़ें जो है वो इसमें से ज़्यादा होने वाला है 25% से, मतलब कि 0.25 से ज़्यादा है। तो यहाँ से ऑप्शन हम लोग अलग नहीं कर सकते, तो उसके लिए एक और चीज़ है ई अपॉन पोरोसिटी अपॉन 1 - n, ये हो जाएगा हमारा ई का वैल्यू। यहाँ पे पोरोसिटी दिया हुआ है, यहाँ से हम ई कैलकुलेट कर लेंगे। तो 0.25 अपॉन 0.75 हो जाएगा, 1 - 25 करेंगे तो 1/3, तो 0.33। तो एक फॉर्मूला होता है, इसको याद रखेंगे, पोरोसिटी और वॉइड रेशियो। अगला नंबर का सवाल है द कंप्रेशन रिजल्टिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म स्टैटिक लोड एंड कॉन्सिक्वेंट एस्केप ऑफ पोर वाटर इज टर्म एज कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन मतलब क्या होता है? कॉम्पैक्शन मतलब कि इसका वॉल्यूम को रिड्यूस करना, और सॉइल का जो रीअरेंजमेंट होता है, सॉइल पार्टिकल का रीअरेंजमेंट होने की वजह से सॉइल का जो सॉइल का जो वॉल्यूम रिड्यूस होता है उसको बोलते हैं कॉम्पैक्शन। कंसोलिडेशन मतलब कि एक कांस्टेंट लोड लगता है, कांस्टेंट लोड लगने की वजह से इसमें जो वाटर होता है, वाटर का एक्सपल्सन होता है, तो उसको बोला जाता है कंसोलिडेशन। कंप्रेसिबिलिटी भी कॉम्पैक्शन का ही एक टाइप होता है, जिसमें सॉइल का वॉल्यूम में जो रिडक्शन होता है उसको बोला जाता है कंप्रेसिबिलिटी। सीपेज मतलब सीपेज और कंसोलिडेशन में एक अंतर है कि सीपेज मतलब कि बाहर से वॉइड इसमें इसमें जो बाहर का वाटर है, बाहर का वाटर सॉइल में एंट्री करेगा, बाहर का वाटर सॉइल में एंट्री करेगा, उसके बाद इसमें फ्लो करेगा, तो उसको बोल देंगे सीपेज। और कंसोलिडेशन का मतलब कि सॉइल के अंदर जो वाटर है और इसमें जो लोड लगा रहे हैं, तो इस लोड की वजह से इसमें से सॉइल से जो वाटर रिप्लेस हो रहा है उसको बोलते हैं कंसोलिडेशन। तो इसमें थोड़ा सा अंतर है कंसोलिडेशन और सीपेज में, दोनों में, कि इसमें बिना लोड की वजह से वाटर अपने प्रेशर की वजह से इसमें फ्लो कर रहा है, और इसमें पहले से वाटर प्रेजेंट है और बाहर से अलग लोड लगाया जाता है, तो उस लोड की वजह से जो वाटर है अधिक प्रेशर से कम प्रेशर की ओर जाने की इसकी टेंडेंसी होती है, जिसकी वजह से ये यहाँ से निकल के बाहर एक्सपल होता है, तो इसको बोला जाता है कंसोलिडेशन। तो वही चीज़ पूछा गया है कि लॉन्ग टर्म स्टैटिक लोड लगाने की वजह से पोर वाटर का जो निकलना होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कंसोलिडेशन कहते हैं। फिर इसके बाद टेक्निकल के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये बी 3 पार्ट में था, सिलेबस देख ही लिए थे, ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट। तो बी पार्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ रहने वाला है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हमारे काम का नहीं था, वो बीएससी वालों के लिए था। फिर इसके बाद टेक्निकल आता है, टेक्निकल का सी पोर्शन, उसका भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अब क्वेश्चंस देखिए, उसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस थे तो वो जो काम से रिलेटेड बहुत कम हमको देखने के मिले। जो हम बेसिकली पढ़ते हैं, जो सीमेंट का टेस्ट, एग्रीगेट का टेस्ट, वही सारी चीज़ें वहाँ पे है। अब देखते हैं ये अपने सिविल सब्जेक्ट का क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैबोरेटरी टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग शियरिंग रेजिस्टेंस ऑफ द सॉइल? ट्राइएक्सियल टेस्ट ये शियर स्ट्रेस के लिए किया जाता है। यहाँ पे किसके लिए पूछा गया है? शियरिंग, नॉट शियर स्ट्रेस के लिए, शियर स्ट्रेस के लिए जिसको नहीं किया जाता है। तो ट्राइएक्सियल टेस्ट से शियर स्ट्रेस निकालते हैं। कंसोलिडेशन टेस्ट से कंसोलिडेशन निकालते हैं, और इनडायरेक्टली इसमें से परमेबिलिटी भी निकाला जाता है, परमिएबिलिटी कैलकुलेट किया जाता है कंसोलिडेशन के थ्रू फार्मूला लगा करके। वेन शियर टेस्ट, ये भी शियर स्ट्रेंथ टेस्ट किया जाता है। डायरेक्ट शियर टेस्ट, ये भी शियर स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है। तो वेन शियर टेस्ट किसके लिए किया जाता है? डायरेक्ट शियर टेस्ट कौन से सॉइल के लिए किया जाता है? ट्राइएक्सियल टेस्ट कौन से सॉइल के लिए किया जाता है? इसका नाम हमको याद रखना है। और एक चीज़ और पूछा जाता है कि लिक्विड लिमिट, इनमें से कौन सा टेस्ट है जिसके थ्रू हम लोग, कौन सा शियर स्ट्रेस टेस्ट है जिसके थ्रू हम लोग लिक्विड लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं? तो वेन शियर टेस्ट होता है जिसके थ्रू हम लोग लिक्विड लिमिट भी फाइंड कर सकते हैं। ये सॉफ्ट सॉइल के लिए किया जाता है, सॉफ्ट सॉइल या फिर सॉफ्ट क्ले। उसके बाद अगला है, अकॉर्डिंग टू मोहस थ्योरम स्लोप इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम टू फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। तो स्लोप हम पढ़ते हैं जनरली, स्लोप m/ei डायग्राम का एरिया होता है, मतलब कि मोमेंट m/ei डायग्राम का एरिया लेता है। वही चीज़ यहाँ पे पूछा गया है। ei मतलब रिजिडिटी और बेंडिंग मोमेंट।
बेंडिंग मोमेंट मतलब कि जो एरिया स्लोप जब हम निकालते हैं तो स्लोप होता है एक, इसका मोमेंट एरिया थ्योरम, तो उसका बेंडिंग मोमेंट का एरिया कैलकुलेट किया जाता है, M/EI डायग्राम का एरिया कैलकुलेट किया जाता है। तो यही चीज़ पूछा गया है, बेंडिंग मोमेंट और फ्लेक्सुरल रिजिडिटी का यहाँ पे रेशियो होता है हमारा स्लोप। उसके बाद द रिवेन्यू चैन इज ब्लैंक फीट लॉन्ग एंड कंसिस्ट ऑफ इतना लिंक। तो इसमें देखिए अलग अलग टाइप का हमारा अलग अलग टाइप का वो होता है, चैन होता है, अलग अलग टाइप का चैन होता है। उस चैन के हिसाब से उस चैन के अलग अलग टाइप का चैन दिया हुआ है, अलग अलग टाइप का चैन दिया हुआ है। इसमें से पूछा गया है रिवेन्यू चैन क्या होता है। तो रिवेन्यू चैन के लिए 33 फीट और 16 लिंक होते हैं। इसके अलावा और 2-3 टाइप का होता है। इंजीनियरिंग चैन होता है, इंजीनियरिंग चैन होता है जो 100 फीट होता है और 100 लिंक होता है। एक होता है मीटर चैन जो कि एक होता है मीटर चैन जो कि 30 मीटर और 20 मीटर का होता है, और एक लिंक में एक लिंक हर 20 सेंटीमीटर में एक लिंक होता है। उसके हिसाब से इसमें 150 लिंक और इसमें 100 लिंक होते हैं। तो ये दोनों तीनों चैन भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी डिफरेंट स्केल डेजिग्नेशन आर रिकमेंडेड इन IS 491। अब देखिए ये सब IS कोड तो हम जनरली पढ़ते नहीं हैं, तो इसका सवाल करना बहुत कठिन रहा होगा एग्जाम में। इसका सवाल इस टाइप का सवाल हमको दिख जाएगा जहाँ पे कुछ भी उसका ABCD नहीं पता रहेगा, तो उसको हम लोग छोड़ देंगे, वहाँ पे किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेंगे। तो इस कोड के हिसाब से हमारा जो स्केल है वो 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो कि ABCDEF अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर के हिसाब से उसको बांटा गया है कि किसका रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर कितना होगा, तो उसको किस रेंज में रखा गया है। अलग अलग रेंज के हिसाब से उसको ABCDEF के हिसाब से 6 नामों में डिजाइन किया गया है। उसके बाद अगला सवाल है अकॉर्डिंग टू IS 383 2016 द एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू फॉर गुड क्वालिटी एग्रीगेट टू बी यूज्ड इन सरफेस कोर्स ऑफ पेमेंट सेल नॉट एग्जिट। तो यहाँ पे 3 टाइप का कोर्स होता है। एक होता है सरफेस कोर्स, वियरिंग कोर्स, और एक होता है बेस कोर्स, वियरिंग कोर्स, और एक होता है सरफेस कोर्स। तो सभी कोर्स के लिए अलग अलग टाइप का इम्पैक्ट वैल्यू परसेंटेज और उसका हार्डनेस वैल्यू परसेंटेज पता होना चाहिए। हर एक एग्जाम में इसमें से इस टेबल में से कुछ ना कुछ एक पूछता है, ठीक है। तो सरफेस कोर्स पेमेंट के लिए जो हमारा इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट होना चाहिए वो 30% जनरली हम लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 30% ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए हम लोग उसके नियरेस्ट में 25%, इसने 25% को आंसर लिया है, ठीक है। और जनरली इसको 30% लिया जाता है, 30% फॉर सरफेस कोर्स इम्पैक्ट वैल्यू, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद है हैवी मेटल डिजॉल्व्ड इन वाटर कैन बी रिमूव्ड विथ द हेल्प ऑफ। तो जो डिजॉल्व सॉलिड होता है उसको जो हम जो डिजॉल्व आयरन या फिर जो डिजॉल्व मेटल होता है उसको निकालने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस से हम निकाल सकते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस मेथड से। अगला सवाल है एज पर द मेच्योरिटी कॉन्सेप्ट द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इज अ फंक्शन ऑफ समेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड टाइम। समेशन ऑफ टेम्परेचर एंड समेशन ऑफ टाइम का प्रोडक्ट लिया जाता है। द फ्लेक्सिबिलिटी मेथड एंड द स्टिफनेस मेथड ऑफ एनालिसिस आर। फ्लेक्सिबिलिटी इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टिफनेस, या फिर ये पढ़ सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी और स्टिफनेस का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है। एक सवाल और है जो इन्वायरमेंट से पूछा गया है द सर्विस रिजर्वायर सप्लाइज वाटर टू पॉपुलेशन ऑफ 12,000 हैविंग एवरेज डेली वाटर कंजम्पशन एज 360 लीटर पर कैपिटा पर डे। डिटरमाइन द मैक्सिमम डिस्चार्ज इन द मेन सप्लाई पाइप। अजूम डेली मैक्सिमम डिमांड। डेली मैक्सिमम डिमांड भी दे दिया है, लेकिन ये हमको याद रखना है डेली मैक्सिमम डिमांड एवरेज का कितना होता है और डेली
हावरली डिमांड, डेली हावरली डिमांड एवरेज का कितना होता है, ये दोनों चीज़ हमको याद रखना है। 2.7 और मैक्सिमम डेली डिमांड का मैक्सिमम आवरली डिमांड जो होता है वो 1.8 टाइम्स होता है। तो ये तीनों चीज़ें याद रखना है। हालांकि यहाँ पे क्वेश्चंस में दे दिया गया है, तो हमको कितना के लिए डिज़ाइन करना पड़ेगा, 12,000 पॉपुलेशन है और एक आदमी 360 लीटर खपत करता है, तो टोटल कितना हो जाएगा 360 इंटू 12,000, इतना लीटर पर डे लगना है, इतना लीटर पर डे लगना है। लेकिन उसके बाद फिर बोला है कि मैक्सिमम डिमांड के हिसाब से डिज़ाइन करना है, तो यहाँ पे 1.5 का और मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो यूनिट दिया हुआ है वो मीटर क्यूब पर सेकंड में दिया हुआ है। इसको मीटर क्यूब पर सेकंड में करने के लिए लीटर पर डे को मीटर क्यूब पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा 360 इंटू 12,000 इंटू 1.5 अपॉन, ये हो जाएगा डे को 24 डे 1 घंटे में और 3600 सेकेंड, तो ये मीटर क्यूब पर सेकंड हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 1 2 ये 36 से ये 36 और एक शून्य यहाँ पे बचा हुआ है, एक शून्य यहाँ पे बचा हुआ है, तो ऊपर में बचा हमारा 1200 इंटू 1.5 अपॉन नीचे में बचा है 24, तो यहाँ से हो जाएगा 50, तो यहाँ से हो जाएगा 75, ये हो जाएगा हमारा लीटर पर सेकंड में। उसके बाद इसको मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.075 हमारा मीटर क्यूब पर सेकंड में आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है, द म्यूलर प्रेस लॉ प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू एनालाइज एनी स्ट्रक्चर ओनली व्हेन मटेरियल्स ओबे। तो हर एक जगह पे पूरे स्ट्रक्चर एनालिसिस में देखते हैं कि वो हुक्स लॉ वैलिड होता है, सारे स्ट्रक्चर्स में हुक्स लॉ वैलिड करता है। हुक्स लॉ मतलब कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ, ये लॉ हमारा एग्जिस्ट करता है। उसके बाद अगला सवाल है 11वां नंबर, द टाइप ऑफ विद इन द डिस्ट्रिक्ट सर्विंग एरियाज ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट एंड डेट कनेक्ट विथ अदर मेजर रोड और मेन हाईवे ऑफ डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज। तो देखिए अलग अलग रोड के नाम दिए हुए हैं। नेशनल हाईवे मतलब कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स को जोड़ता है। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड मतलब कि एक स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को जोड़ता है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट 1, डिस्ट्रिक्ट 2, डिस्ट्रिक्ट 3 इसको जोड़ता है, वो होता है हमारा स्टेट हाईवे। और नेशनल हाईवे जो होता है वो अलग अलग स्टेट्स को जोड़ता है। उसके बाद मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड और अदर डिस्ट्रिक्ट रोड होते हैं, ठीक है। तो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड जो कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को जोड़ने का डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड जो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के मेन एरियाज को मैच करता है, तो वो होता है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। फिर उसके बाद आगे आते हैं 12 नंबर, द क्रवेल हो हैविंग 2.5 मीटर क्यूब बकेट कैपेसिटी इज being considered to excavate from the barrow pit, assuming a bucket fill factor of 0.85। देखिए क्वेश्चंस को आप एक बार खुद से प्रैक्टिस पढ़ने के बाद फिर खुद से बनाने का कोशिश करिएगा। एक बार क्वेश्चंस को रिपीट करिएगा, जहाँ पे नहीं बनेगा तो वहाँ पे ये सॉल्यूशंस आपके काम आएंगे कि ये सॉल्यूशन कहाँ पे है, या फिर इसको डायरेक्टली अगर देख रहे हैं तो क्वेश्चंस पढ़ के आप लोग क्वेश्चंस को समझिएगा पॉज करके। उसके बाद समझने के बाद एक बार ट्राई करिएगा, फिर नहीं बनेगा तो फिर आगे हम देखेंगे कि किस तरह से हमको अप्रोच रखना है नए सवाल में। तो इसमें बोला गया है द क्रवेल हैविंग हो 2.5 मीटर क्यूब बकेट is having considered to excavate from the barrow pit, assuming the bucket fill factor is 0.85 with a 30 second of a cycle time and efficiency factor is equal to 50 minute per hour. What is the probable production of hoe? मतलब कि जो हमारा बकेट है इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम दिया है 2.5 मीटर क्यूब, और इसमें ये बोला गया है कि 1 हावर में ये 50 मिनट चलता है, 1 हावर में और 50 मिनट चलता है, 1 हावर में 50 मिनट चलता है। और एक चीज़ और बोला है कि 30 सेकंड का साइकिल है, मतलब कि 30 सेकंड में एक बार भरता है, तो 1 मिनट में 2 बार भरेगा, 1 मिनट में 2 बार भरेगा, 1 मिनट में 2 बार भरेगा, तो 50 मिनट में कितना बार भरेगा? 100 बार भरेगा, 50 मिनट में 100 बार भरेगा। उसके बाद फिर एक बार में कितना मीटर क्यूब भरता है? एक बार में भरता है 2.5, तो कितना हो जाएगा? 100 बार में 250 मीटर क्यूब। लेकिन इसमें इसका एफिशिएंसी दिया हुआ है,
कि 85% ही भर पाता है, 85% ही भर पाता है, मतलब कि 0.85। तो इस प्रकार से अप्रोच रखना है, किसी भी फॉर्मूला को आपको याद नहीं करना पड़ेगा, वहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 212.5 मीटर क्यूब पर आवर। 1 घंटे में इतना मीटर क्यूब का वो काम कर सकते हैं। उसके बाद अगला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज द वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट मेजर इन टर्म ऑफ डेप्थ इज सब्सिडेंट्स। तो डेप्थ ऑफ स्लम टेस्ट को mm में लिया जाता है कि 250 mm है कि 50 mm 25 mm है। कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट ये फैक्टर में किया जाता है कि 0.85 है, 0.9 है। एक फैक्टर लिया जाता है इसके लिए, दो चीज़ का रेशियो होता है। VB कंसिस्टोमीटर, ये टाइम के रिस्पेक्ट में किया जाता है। तो इसमें बोला गया है कि कौन डेप्थ के रिस्पेक्ट में होगा, जिसका यूनिट मीटर mm होगा, वो होगा हमारा डेप्थ या फिर सेंटीमीटर। फ्लो टेस्ट में भी हम लोग फ्लो मेजर करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये जो सारा चीज़ें होता है, इनमें से किसी का भी यूनिट डेप्थ या फिर mm या फिर सेंटीमीटर में नहीं होता है। 14, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर द एनालिसिस ऑफ डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। तो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए कौन सा मेथड यूज नहीं होता? कॉन्जुगेट बीम मेथड डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए होता है, जो कि सिंपली सपोर्टेड के लिए जनरली यूज किया जाता है। कॉस्टिग्लियानो मेथड ये भी सिंपली सपोर्टेड के लिए होता है। कॉस्टिग्लियानो मेथड ये भी डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए हम यूज कर सकते हैं। लोड मेथड मतलब कि ये एक यूनिट लोड मेथड होता है, इसको भी हम लोग डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जब हमारा स्ट्रक्चर 1 डिग्री या 2 डिग्री से ज़्यादा का होता है, 1 डिग्री से या 2 डिग्री से ज़्यादा इनडिटर्मिनेट होता है, तो फिर हम लोग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में जाते हैं। तो ये इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए यूज होता है। उसके बाद अगला है, द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मोटार और कंक्रीट थ्रू द हो एज न्यूमेटिकली प्रोजेक्ट एट हाई वेलोसिटी इनटू द सरफेस इज नोन एज स्क्रीडिंग मतलब कि वो फैलाने का काम होता है। कंक्रीट को यहाँ पे रखने के बाद इसको जो फैलाने का काम होता है उसको बोलते हैं स्क्रीडिंग। कंक्रीट रोलिंग मतलब कि कंक्रीट को फैला के फिर उसको जब हम लोग उसके सरफेस को स्मूथ करते हैं रोल के थ्रू, तो उसको कंक्रीट रोलिंग कहा जाता है। और ये जो प्रोसेस है, किसी भी प्रेशर के थ्रू कहीं पे हम लोग इसको चिपकाते हैं तो उसको बोला जाता है शॉर्ट क्रेटिंग। और कंक्रीट क्रॉवेलिंग मतलब कंक्रीट को उठाने का जो काम होता है उसको बोलते हैं कंक्रीट क्रॉवेलिंग। उठा के क्राउन के थ्रू यहाँ से उठाए और दीवार में यहाँ से चिपका देते हैं, उसको बोलते हैं क्रॉवेलिंग। यहाँ पे स्टील के कुछ सवाल देखे गए थे। स्टील के बियरिंग स्टिफनेस से पूछा गया है सवाल। बियरिंग स्टिफनेस क्या होता है? तो बियरिंग स्टिफनेस के लिए सही चीज़ पूछा गया था कि कौन कौन सा सही है। कंसिडर द बियरिंग स्टिफनेस आर प्रोवाइडेड इन द प्लेट गर्डर प्रिवेंट लोकल बकलिंग। पहला बात सही बात है, लोकल बकलिंग के लिए किया जाता है। बियरिंग स्टिफनेस आर प्रोवाइडेड इन द प्लेट गर्डर टू स्ट्रेंथ ऑफ द वेब। सही बात है, दोनों स्ट्रेंथ के लिए किया जाता है। उसके बाद 17 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स विल नॉट कॉज लोकल अट्रैक्शन इन कंपास। लोकल अट्रैक्शन किस में नहीं होगा? जो कि नॉन मैग्नेटिक होगा। तो इसमें से नॉन मैग्नेटिक छांट लीजिए कौन सा है। स्टील मैग्नेटिक है, वायर कैरिंग इलेक्ट्रिकल करंट। तो ये भी जहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है वो भी चुंबक का कंडक्टिविटी हो जाएगा। स्टील टेप, स्टील मतलब कि वो भी मैग्नेटिक, और ग्लास ये नॉन मैग्नेटिक है। तो यही चीज़ पूछा गया है। अगला सवाल है, द सिंपली सपोर्टेड आरसीसी बीम डेट इज 300 mm वाइड एंड 500 mm इफेक्टिव डेप्थ। 300 mm वाइड और 500 mm इफेक्टिव डेप्थ कैरीज अन ऑल इंक्लूसिव यूडीएल। इसमें यूडीएल लग रहा है जिसका यूनिट है 50 किलो न्यूटन पर मीटर। तो ओवर इफेक्टिव स्पान 4 मीटर, तो इसका लेंथ दिया हुआ है 4 मीटर। उसके बाद बोला है नॉमिनल शियर स्ट्रेंथ, नॉमिनल शियर कितना होगा, इसमें नॉमिनल शियर कितना होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि सबसे ज़्यादा शियर स्ट्रेस कहाँ पे आएगा। यहाँ पे आएगा 100 किलो 400, टोटल हो जाएगा 200 किलो न्यूटन। 50 × 4 मतलब कि 200 किलो न्यूटन। और सिमेट्रिकल है तो 100 किलो न्यूटन इसके पास आ जाएगा और 100 किलो न्यूटन इसके पास आ जाएगा। 100 किलो न्यूटन इसके पास आ जाएगा, 100 किलो न्यूटन इसके पास आएगा। तो 100 किलो न्यूटन हमारा शियर फोर्स हो जाएगा। और शियर फोर्स कितने में लग रहा है? ये 100 किलो न्यूटन हमारा इतने mm में लग रहा है, 300 mm और 50 mm यहाँ पे। तो इसको सॉल्व कर देंगे और यूनिट को कन्वर्ट कर देंगे तो वहाँ पे आ जाएगा। अगर यहाँ पे देखिए किसी भी एक यूनिट में दिया हुआ है, एक यूनिट में दिया हो तो सिर्फ इसको सॉल्व कर दीजिए आप। इसको सॉल्व कर दीजिए मतलब कि 1/15 मतलब कि ये 10। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा वैल्यू कितना आता है उसके हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं।
तो बहुत ज़्यादा इसमें सॉल्यूशन की तरफ जाने का ज़रूरत भी नहीं है, ये डायरेक्टली हमको देखने को मिल जाएगा। टू मेक द सर्टेन क्वांटिटी ऑफ कॉन्क्रीट 320 किलोग्राम ऑफ सीमेंट इज रिक्वायर्ड, कैलकुलेट हाउ मैनी बैग्स ऑफ सीमेंट आर रिक्वायर्ड फुलफिल द रिक्वायरमेंट। तो देख लीजिए एक बैग में 50 किलोग्राम होता है, तो यहाँ पे बस वही चीज़ पूछा गया है कि कितना बैग हमको चाहिए। एक बैग में 50 किलोग्राम होता है, तो 320 किलोग्राम के लिए कितना चाहिए होगा, तो इसको सॉल्व कर देंगे। उसके बाद अगला है 20 नंबर का सवाल, इन द स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड ऑफ एनालिसिस इफ डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर इज बेसिक अननोन। स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड तो दो टाइप का मेथड होता है, एक होता है फोर्स मेथड और एक होता है डिस्प्लेसमेंट मेथड। फोर्स मेथड को एफसीसी से याद रखेंगे और डिस्प्लेसमेंट मेथड को डीएसी से। एफसीसी मतलब कि फोर्स मेथड, कंपैटिबिलिटी मेथड, और इसको फोर्स फ्लेक्सिबिलिटी मेथड, फोर्स मेथड को बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, ये हमारा फ्लेक्सिबिलिटी फोर्स मेथड एफएफसी, फ्लेक्सिबिलिटी फोर्स या फिर कॉम्पैक्टिबिलिटी, और डिस्प्लेसमेंट डी फॉर डिस्प्लेसमेंट, एस फॉर स्टिफनेस और ई फॉर इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इन तीनों के नाम से इसको जाना जाता है, इन तीनों के नाम से इसको जाना जाता है। इन तीनों का नाम हमको पता होना चाहिए, डीएसी और एफएफसी इसके नाम से याद रखेंगे, और इसका एग्जाम्पल और कुछ इसका एग्जाम्पल हमको याद रखना है। तो स्टिफनेस मैट्रिक्स किसके अंतर्गत आता है, डिस्प्लेसमेंट मेथड के लिए, और डिस्प्लेसमेंट मेथड में जो बेसिक अननोन होता है वो थीटा और फिर डेल्टा होता है, और ये दोनों डिस्प्लेसमेंट के नाम से जाना जाता है। और एफएफसी मतलब कि फोर्स या फिर फ्लेक्सिबिलिटी या फिर कॉम्पैटिबिलिटी, इसमें बेसिक अननोन जो होता है वो होता है फोर्स मतलब कि हमारा मूवमेंट या फिर जो हमारा ये पी फोर्स लगता है ये होता है। अकॉर्डिंग टू IS 800 द मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ टेंशन मेंबर इन विच रिवर्सल ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस ड्यू टू लोड अदर देन विंड और सिस्मिक, मतलब कि डायरेक्टली लोड पूछा है और कंप्रेशन के लिए डिजाइन करते हैं, तो उसके लिए मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो 180 रखा जाता है। उसके बाद अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अजम्पशंस मेड इन द थ्योरी ऑफ रिवेट ज्वाइंट। थ्योरी ऑफ रिवेट ज्वाइंट पढ़ते हैं, और हालांकि अभी WRE में हमारा स्टील नहीं है, लेकिन फिर भी इसको देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा जो है करेक्ट अजम्पशंस नहीं है। तो इसमें से सारे ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, द रिवेट नेवर फिल द होल कम्प्लीटली। जबकि हमारा जो अजम्पशंस होता है कि जो होल होता है उसको रिवेट के थ्रू कम्प्लीटली भर दिया जाता है, जिससे इसका जो ग्रॉस डायमीटर होता है और इसका जो इफेक्टिव डायमीटर होता है वो सेम होता है। उसके बाद द मैक्सिमम वाटर कंटेंट एट विच डिक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट डज नॉट कॉज एनी डिक्रीज इन वॉल्यूम, मतलब कि एक जो हमारा ये ग्राफ पढ़ेंगे तो यहाँ से देखेंगे वॉल्यूम, अगर वाटर कंटेंट यहाँ से अगर हम कम करें तो जो वॉल्यूम में रिडक्शन होता है वो कांस्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम इक्वल हो जाता है। तो इस लिमिट को बोला जाता है श्रिंकेज लिमिट, वही लिमिट यहाँ पे पूछा गया है श्रिंकेज लिमिट को डेफिनेशन के तौर पे। उसके बाद अगला है अकॉर्डिंग टू द एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू ऑफ गुड क्वालिटी एग्रीगेट क्रस्ट सरफेस कोर्स पेमेंट शेल नॉट बी। सेम सवाल पीछे में दिया हुआ था एक जगह, जहाँ पे 25% आंसर पे लिया है, तो वहाँ पे 30 ऑप्शन पे नहीं दिया हुआ था। अगला सवाल है द मेथड सुटेबल फॉर द स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ सॉइल विथ वेरी स्टीप स्लोप के लिए कोलमन मेथड यूज़ किया जाता है। उसके बाद अगला सवाल है 26 नंबर, द थिकनेस ऑफ एन आरसीसी स्लैब इज 100 mm। 100 mm थिकनेस है। व्हाट इज द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ मेन रेनफोर्समेंट। तो मैक्सिमम डायमीटर ऑफ रेनफोर्समेंट में क्या होता है, या तो हम लोग 1/8 टाइम्स ऑफ थिकनेस लेते हैं, या फिर 8 mm लिया जाता है, या फिर 8 mm या फिर 6 mm लिया जाता है मैक्सिमम डायमीटर। इन दोनों में से जो भी इन दोनों में से लिया जाता है, इन दोनों में से जो भी लिया रहता है, तो इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम डायमीटर ऑफ बार है, तो इसको 100/8 कर देंगे तो 12.5 आता है। इसके अप्रोक्सीमेट जो भी हमारा बार का डायमीटर आएगा उसको हम ले लेंगे। उसके बाद फिर अगला सवाल है द विड्थ ऑफ द कैरिज वे रिकमेंडेड बाई IRC द मल्टी लेन पेमेंट इज पर लेन। तो हर एक लेन में 3.5 होता है, और एक सिंगल लेन लिया जाता है तो वहाँ पे 3.75 मीटर का होता है।
वर्किंग स्ट्रेस मेथड अज्यूम दैट द स्ट्रक्चर मटेरियल बिहेव अन लीनियर इलास्टिक, लीनियर इलास्टिक क्योंकि जितने भी स्ट्रक्चर्स होता है उसमें हुक्स लॉ वैलिड होता है, और हुक्स लॉ वैलिड होता है जिसके लिए स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, जिसकी वजह से हम लोग लीनियर इलास्टिक हम लोग मटेरियल को लेके चलते हैं। 29 नंबर सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद इतना ही करते हैं। एज पर IS 456 द डिफ्लेक्शन इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्रीप एंड श्रिंकेज occurring after the erection of portion and the application of finish should not normally exist। तो यहाँ पे देखिए दो टाइप का होता है, यहाँ पे दो टाइप का होता है, दो टाइप का मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हम लेते हैं, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन लेते हैं दो टाइप का। कि एक बार हम लोग जो भी हमारा जो हमारा फॉर्म वर्क है उसको नहीं हटाते हैं, उसके पहले से लिया जाता है। जब हम लोग कंस्ट्रक्शन चालू किए हैं तो वहाँ से लिया जाता है ये वाला चीज़, मतलब कि ज़्यादा। फिर उसके बाद जब हम लोग उसका फिनिशिंग वगैरह दे दिए हैं, फिनिशिंग दे दिए हैं, फिनिशिंग देने के बाद वाले चीज़ को देख रहे हैं तो कम वाला है। तो यहाँ पे दो वैल्यू पूछता है, ये चीज़ तो सभी को पता रहता है, एक में 350 देते हैं और एक में 250 देते हैं स्पान के हिसाब से, स्पान बाई 350 और स्पान बाई 250। तो इसमें से कब कब किस में लेना है, जब हमको सेटरिंग प्लेट वगैरह जो भी हमारा सेटरिंग होता है उसको हटाने के बाद देख रहे हैं, उसके हटाने के बाद मतलब कि कम डिफ्लेक्शन हमको परमिट करना है, तो उसके हिसाब से हम इसको आंसर लेते हैं। उसके बाद एज पर द कॉन्जुगेट बीम मेथड द एनालिसिस ऑफ डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। तो इसका दो मेथड होता है कॉन्जुगेट बीम का, डिफ्लेक्शन बेंडिंग मोमेंट, M/EI डायग्राम में जो डिफ्लेक्शन जो होता है बेंडिंग मोमेंट होता है M/EI डायग्राम का, और उसका जो शियर फोर्स होता है वो हमारा जो शियर फोर्स होता है वो हमारा स्लोप देता है। ये बहुत बेसिक सवाल है, हर एक एग्जाम में लगभग JEE के आता है छत्तीसगढ़ में, इसमें से एक सवाल। आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू।